गुड मॉर्निंग। आज का हमारा पहला टॉपिक है चाइनाज मेगा डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? आप सभी को पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चाइना नया बांध बना रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध होने वाला है। उससे पहले भी चाइना ने यानसी कियांग नदी के ऊपर दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बांध बना रखा है। और ऐसा माना जाता है कुछ स्टडीज में कि उस बांध का जो स्टोरेज है वो इतना ज्यादा है, जिसके कारण पृथ्वी के जो रोटेशन करने का जो ड्यूरेशन है उसके अंदर भी थोड़ी कमी आ गई है। अब ऐसा दूसरा बांध चाइना बनाने वाला है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी किसको? एक तो इंडिया को करेगी, और अगर इंडिया को इफेक्ट कर रही है तो इंडिया से आगे फिर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जाता है बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश को भी इफेक्ट करेगी। बट हमें ये देखना है क्या ये इंडिया को सचमुच में इफेक्ट कर पाएगी? क्या इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और स्ट्रेटेजिक सुपीरियोरिटी नॉर्थ ईस्ट के अंदर बनाकर रख पाएगा? क्या इंडिया अपनी सोवर्निटी वहां पर मेंटेन कर पाएगा? या जैसे हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया था, वैसे चाइना हमें रोक कर कहना चाहता है कि रिवर्स को एज ए वेपन वे यूज कर सकता है। देखो दोनों में ना बड़ा डिफरेंट है। अगर ये कंपैरिजन करें कि हमने जो पाकिस्तान का पानी रोका है वे, और जो चाइना हमारा इंडिया का पानी रोकना चाहता है वे, दोनों अगर कंपैरिजन करें तो दिन रात का अंतर है। हमने पाकिस्तान का पानी रोका है क्योंकि पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है, टेररिज्म से लिंक्ड है, ये हमारा नुकसान पहुंचाना चाहता है। इंडिया ऐसा कुछ भी चाइना के अंदर नहीं चाहता, ना ही इंडिया टेरर को फंडिंग करता है, ना ही चाइना को नुकसान पहुंचाना चाहता है टेरर वगैरह एक्सेट्रा से। तो जो एटीट्यूड है ना दोनों का डिफरेंट है, एटीट्यूड डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है, और दोनों कंट्रीज ओवरऑल डिफरेंट है, दोनों कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल डिफरेंट है, यहाँ के रहने वाले लोगों की विचारधारा आइडियोलॉजीज अलग अलग है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करता है, तो इनका तो थियोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। आज तक इनके यहाँ आज तक भी इतने साल हो गए आजादी के, कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। और इंडिया को तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। जो चोला चोला थे ना, चोल चोल, उनके यहाँ स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। चोला की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होने के कारण इंडिया को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है या मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं। अब आता है चाइनाज मेगा डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। इसका कॉन्टेक्ट देख ले, चाइना ने कमीशन कर दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मेगा डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर कोल्ड यारलुंग सांगपो इन तिब्बत। तिब्बत के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है यारलुंग सांगपो कही जाती है। यहाँ है ना, एक बार आगे बढ़ने से पहले हम पहले ना ब्रह्मपुत्र नदी का एक बार थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ से चेमयांग डुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो मरियमला पास है ना, कैलाश रेंज के पास मरियमला पास, वहां से निकलती है। और ये सांगपो नदी कहलाती है। ITC-Z इसके नीचे पड़ता है, साउथ में पड़ता है। फिर यहाँ पर ये कॉन्टेक्सचुअल बैंड है, कॉन्टेक्सचुअल बैंड से साउथ की ओर जाते हुए और फिर ये बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाएगी। यहाँ पर जो सिंटेक्सियल बैंड है ना, यहाँ पर ये सिंटेक्सियल बैंड ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण बना है, राइट। यहीं पर है यांग लाप ला पास। कौन सा पास? यांग लाप ला पास। यहां तक जैसे ही चाइना में तक जब ब्रह्मपुत्र नदी होती है तब तक वे कहलाती है सांगपो नदी, सांगपो रिवर। जैसे ही इंडिया के अंदर एंटर करती है पहले वे कहलाते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिहांग। देन अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में जैसे सादिया से धुबरी तक, असम का जो एरिया है सादिया से धुबरी तक, यहां पर ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र। धुबरी के बाद जमुना कहलाती है। जमुना के बाद जब यहां से आके गंगा मिलती है ना ब्रह्मपुत्र में, उसके बाद पद्मा कहलाती है। और जब
मेघना इसके अंदर आके मिल जाती है, मेघना नदी। उसके बाद एट लास्ट ये मेघना कहलाती हुई बंगाल की खाड़ी के अंदर विसर्जित हो जाती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, चेमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है जो मरियमला पास से होते हुए आता है, यहाँ से निकलती हुई यहाँ पर सांगपो नदी कहलाती है। फिर कॉन्टेक्सटियल सिंटेक्सटियल बैंड है, यहाँ से साउथ की तरफ जाती है। जैसे अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है सिंटेक्सटियल बैंड से, तब दिहांग कहलाती है। फिर असम के अंदर जब सादिया से धुबरी तक जब बहती है तब ब्रह्मपुत्र कहलाती है। फिर धुबरी के बाद बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है, जैसे बांग्लादेश में एंटर करती है तो जमुना कहलाती है। फिर बांग्लादेश के अंदर पद्मा नदी जो भारत की तरफ से बांग्लादेश में जा रखी है, जब वे जाकर वहां पर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, उसके बाद पद्मा भागीरथी नदी जब ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिलती है तो उसके बाद पद्मा नदी कहलाती है। और जब फिर मेघना नदी आकर पद्मा नदी से मिलती है तो फिर लास्ट में मेघना नदी कहलाती है, और फिर और बंगाल की खाड़ी के अंदर विसर्जित हो जाती है। अब हमें है ना सिर्फ इसका एक चीज और देखनी है कि इसकी जो सहायक नदी है ना, वे और साथ साथ में देखते चलते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा ना, हम ये समझ पाएंगे कि जो चाइना ये जो डैम बना रहा है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। जैसे यहाँ से सांगपो नदी बहती हुई आ रही है सिंटेक्सुअल बैंड से साउथ की ओर, तो यहाँ पर दिहांग, देन लोहित, देन सुबनसिरी, देन धनसिरी, ये सभी सहायक नदी है इसकी। फिर कामेंग, मानस, अमो, वेस्ट वेस्ट बंगाल का जो द्वार है उससे जब निकल के आती है तीस्ता, लास्ट में आती है गंगा जो भागीरथी के रूप में आती है, और फिर लास्ट में आती है मेघना, मेघना के रूप में फिर बंगाल की खाड़ी के अंदर विसर्जित हो जाती है। यहाँ पर जब हम माउंटेन्स को पढ़ेंगे भारत के अंदर तो वे चारों तरफ से जो इसे माउंटेन घेरे हुए वे सब भी पढ़ेंगे कि अभोर, यहाँ पर मिरी, यहाँ पर डफला, ईस्ट के अंदर नागा हिल है, मणिपुर हिल है। ये सारी की सारी चीजें जब हम अपनी मैपिंग की क्लास किया करेंगे सैटरडे संडे को, तब ये सब कुछ पढ़ेंगे। अब ये आपने सहायक नदियां भी देख ली ब्रह्मपुत्र की, उसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के नाम भी देख लिए। अब देखिए, अगर चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बांध बनाता है, जो कि वे बनाएगा ऑलमोस्ट इस जगह पर, यहां पर भारत में एंट्री करने से पहले, वन सेकेंड, भारत में एंट्री करने से पहले बनाने की बात चल रही है, यहां पर बनाएगा कहीं। जब ये यहां पर बांध बनाएगा तो भारत का प्लान है कि भारत भी इसे काउंटर करने के लिए एक बांध जैसे ही इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी एंटर होती है यहां पर बना दे, ताकि भविष्य में कभी अगर चाइना पानी के फ्लो को बढ़ा देता है या कम कर देता है तो हमारे, या तो बढ़ा देगा तो हमारे बांध के अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा, अगर कम कर देगा तो हम अपने बांध का पानी यूज कर लेंगे रिलीज करके। तो आने आगे वाले जो एग्रीकल्चर है या फिर जितनी भी जमीन वगैरह हमारे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसे हम खुद से रेगुलेट कर पाएंगे। इसलिए हम भी अपने एक बांध बनाने के लिए यहाँ पर प्रपोज्ड है। अब वो कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि अगर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बांध बना दिया जाए और ये पानी को रोक दे, तब आने वाले जो आगे जो हमने बांध बना रखा उसके अंदर भी तो पानी नहीं जाएगा ना। देखिए ऐसा संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? एक तो ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही है, यानी जो बैंड है ना वे साउथ की तरफ है, तो जो ढलान है, ढलान वे साउथ की तरफ है, तो पानी बहेगा, उसे पानी को इतनी क्षमता भी नहीं है कि सारा पानी रोक दे। अगर ऐसा करना चाहता है तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, पूरे के पूरे 365 दिन में पानी रोक ही नहीं पाएगा। दूसरी बात है, जब पानी रोक देगा, अगर मान भी लिया चलो उसने पानी रोक दिया, यहाँ पर अपने ज्यादा बड़े डैम बना लिए और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, बांध रोक दिया, उसके बाद भी ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जो ये हमारी नदियां आकर, जो मैंने अभी आपको सहायक नदियां गिनवाई ना इतनी सारी की सारी, जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो मेजर पानी का जो शेयर है ना, जो आगे चल के हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, वे जो पानी का शेयर है वे इन सहायक नदियों से आता है ज्यादातर पानी भारत के अंदर। तो अगर ये पानी यहाँ पर रोक भी दे तो हाँ, जो सहायक नदी है वे ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में आने पर पुनः रिवाइव कर देगी, तो हमें इस चीज का ज्यादा खतरा नहीं है। तो इस चीज की टेंशन आप मत लीजिएगा, बस एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से, होने वाले जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के हिसाब से, और चाइना के चालबाजी के हिसाब से, और होने वाले विश्व के अंदर परिवर्तनों के हिसाब से आपको ये टॉपिक जानना है। अपने मेंस के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो इसके अंडरस्टैंडिंग का यूज करना है, और इस अंडरस्टैंडिंग का यूज करते हुए अपने आईआर के आंसर भी लिखने हैं। तो यही हमारा क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट था।
चाइना ने कार्बन न्यूट्रल अपना चाइना ने, और ये कहा कि चाइना ऐसे तो कह नहीं सकता कि भारत को स्ट्रेटेजिक सुपेरियोरिटी से कम करने के लिए मैंने ऐसा किया, तो उसने तो चोगा उड़ाया भी, ये कहा है कि मैं तो कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता हूँ, कार्बन न्यूट्रल का गोल फॉलो करने के लिए मैंने ये किया है, तिब्बत की रीजनल डेवलपमेंट कराना चाहता हूँ। की हाईलाइट इसके अंदर क्या है, तो ब्रह्मपुत्र नदी ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत में यार्लुंग सांगपो नदी के नाम से, देन फ्लो करती है अरुणाचल प्रदेश में, देन असम में, देन बांग्लादेश में, फिर ज्वाइन करती है गंगाज फॉर्म द पद्मा मेघना डेल्टा, जो हमने अभी देख लिया है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा होता है पद्मा मेघना डेल्टा, वाइटल फॉर नॉर्थ ईस्ट वाटर सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर। आप सभी को पता है नदी का पानी है, वाटर सिक्योरिटी से भी लिंक होता है, बायोडाइवर्सिटी से भी लिंक होता है, और एग्रीकल्चर से भी लिंक होता है। अब जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स क्या क्या, कि चाइना का जो डैम है इज लाइकली मिडोंग काउंटी नियर द ग्रेट बैंड ऑफ द रिवर बिफोर इट एंटर्स इंडिया, ये हमने पढ़ लिया, देख भी लिया। रेज इज ट्रांसबाउंडरी रिवर कंसर्न फॉर इंडिया, पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन वाटर फ्लो, सेडिमेंट लोड, रिस्क ऑफ फ्लैश फ्लड और वाटर स्कार्सिटी ड्यूरिंग ड्राई सीजन, नो वाटर शेयरिंग ट्रीटी एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यस, बिल्कुल सही है, बट प्रपोज्ड है एक न्यू डैम बनाना इंडिया के द्वारा जो इन कंसर्न्स को एड्रेस कर देगा। इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लॉज कहते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर्स आर गवर्नड बाय कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज, नो बाइंडिंग ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना एग्जिस्ट, सो इंडिया हैज रेज्ड कंसर्न्स अंडर प्रिंसिपल ऑफ प्रायर नोटिफिकेशन, जो कि हेलसिंकी रूल्स था 1966। चाइना की जस्टिफिकेशन क्या है भाई, जस्टिफिकेशन की वे तो कार्बन न्यूट्रलिटी के और तिब्बत के डेवलपमेंट के लिए कर रही है। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक आता है फीडिंग वाइल्ड एनिमल। अब ये क्या है भाई, देखिए इसमें क्या है, एक न्यू बिहेवियर एनालिसिस किया गया है। जैसे कि जब हम कहीं चिड़ियाघर जू के अंदर या सफारी के अंदर नेशनल पार्क करने के पार्क के अंदर सफारी वगैरह करने जाते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि जो टूरिस्ट होते हैं वे टूरिस्ट जो वहाँ के जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको खिलाने पिलाने का काम करते हैं, यानी उन्हें फीडिंग देते हैं। कुछ अपना साथ जो कुछ भी चीजें लेके गए, बिस्कुट्स वगैरह लिए के जा रखे हैं, वे उन्हें फीड करा देते हैं। अब इससे क्या होता है, इनसे यानी इनका बिहेवियर चेंज होने लगता है एनिमल्स का। मतलब क्या है, मतलब ये है वे टूरिस्ट को एज अ फूड प्रोवाइडर देखने लगते हैं, तो फूड की चाह में वे बार बार टूरिस्ट के पास जाते हैं, और बार बार अगर टूरिस्ट के पास जाएंगे तो ध्यान से रखो दोनों के दोनों सक्षम है। दोनों दोनों सक्षम क्या है, जब दो पावर कंफ्लिक्ट, जब दो जीवों के अंदर पावर्स होती हैं, ह्यूमंस के अंदर भी उन पावर्स है और एनिमल्स के अंदर भी अपनी अपनी पावर्स है। ह्यूमन के अंदर क्या है, तो बॉडी पावर नहीं है तो माइंड पावर है। एनिमल के अंदर अगर माइंड पावर कम है तो बॉडी पावर है। जब दो पावर दो एक दूसरे से टकराते तो कन्फ्लिक्ट निकल कर आता है, और ये कन्फ्लिक्ट लीड कर सकता है डेथ के अंदर या फिर कोई बड़े एक्सीडेंट के अंदर भी। अब होता क्या है, जानवर का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, बार बार खिलाने से भी इन्हें वो टूरिस्ट को एज अ फूड प्रोवाइडर देखने लगते हैं, फिर भी उनके पास बार बार जाने की कोशिश करते हैं। और जाने की कोशिश ऐसे ही नहीं, अगर नेशनल पार्क की बाउंड्री के भीतर कोई कहते हैं कोई बसावट हो, कोई ह्यूमन सेटलमेंट हो, या बाउंड्री के बाहर भी कोई ह्यूमन सेटलमेंट हो, तो उन्हें भी ह्यूमंस को एज ए फूड प्रोवाइडर देखेंगे तो उनके सेटलमेंट में जाने की कोशिश करेंगे, और वहां पर जाएंगे तो फिर ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कंफ्लिक्ट बढ़ेगा, क्योंकि ह्यूमंस तो उन्हें एज अ डेंजर देखेंगे ना, और वे उनके ह्यूमंस की फसलें वगैरह भी खराब करने लग जाएंगे। तो ऐसे के अंदर दोनों के बीच में जो कंफ्लिक्ट बढ़ेगा वे कंफ्लिक्ट कैन लीड टू एक्सीडेंट। इसीलिए ये बिहेवियर जो चेंजेस हो रहा है, जो एटीट्यूड चेंज हो रहा है, उससे रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, उससे रिलेटेड यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है जो हमें अभी पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। एन 18-year स्टडी फ्रॉम उदवालावे श्रीलंका और सिगुर प्लेट्यू इंडिया found that feeding endangered Asian elephant by tourists leads to serious behavioral and ecological consequences। कौन से कॉन्सिक्वेंसेज, फाइंडिंग क्या हुई है, फीडिंग कोजेज हैबिचुएशन, कहने का मतलब क्या है, एलिफेंट बिगिन एसोसिएशन ह्यूमंस विद फूड, जो हमने अभी बात की, दैट लीड्स टू बैगिंग बिहेवियर, फेंस ब्रेकिंग, एंटरिंग ह्यूमंस जोन एंड ingesting non natural harmful objects, increased injuries and death both humans and elephants।
Researchers call for regulated wildlife tourism and ban on tourist breeding practices. यही कॉन्टेक्स्ट हमें देख लिया। एक्चुअली इसका काम कहाँ आ सकता है, ये काम आ सकता है हमारे GS4 के अंदर। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा GS3 है उसके अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, और जो हमारा ज्योग्राफी के अंदर है, ज्योग्राफी के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह के अंदर, या हम इसे GS4 के एग्जाम्पल्स वगैरह में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों के अंदर हमारा ये आ सकता है। और प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट क्या आ सकता है, प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट आ सकता है कि एशियंट एलिफेंट के बारे में, इनका IUCN का स्टेटस क्या है, ये एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यानी इसका बैन हो रखा है। ये डिक्लेयर किया जाता है एज इंडियाज हेरिटेज एनिमल। कब किया गया था, 2010 के अंदर। इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चला रखा है। कब से चला हुआ है, 1992 से। सीगुर प्लेट्यू क्या है, तो ये तमिलनाडु के अंदर है। ये एक वाइटल एलिफेंट कॉरिडोर है जो कनेक्ट करता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को। पार्ट है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स का, और फ्रीक्वेंट इंपैक्ट होता है इसके अंदर किन किन का, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का देखने को मिलता है। अब एक और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हमारी एक मतलब सुखद घटना है। सुखद घटना का क्या मतलब है, सुखद घटना का मतलब है यार काफी सालों के बाद, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद, कश्मीर की वुलर लेक के अंदर पिंक लोटस खिले हैं। कहने का मतलब ये क्या है, कहने का मतलब है कि ह्यूमंस ने जो अपने डेवलपमेंट के चक्कर में जो एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचाया था, उस नुकसान का जो एक एग्जाम्पल था कि वुलर लेक की बायोडाइवर्सिटी कम हो रही थी, वे डाइवर्सिटी दोबारा से बढ़ने लगी है। इसके कहने का मतलब ये है कि हम दोबारा से कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन पर ध्यान देने लगे हैं। अगर ये हम ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो डेवलपमेंट होगा वे सस्टेनेबल होगा। क्यों, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तभी हम ये ह्यूमंस के डेवलपमेंट को आगे ले जा सकेंगे, और सभी के अंदर इंक्लूसिवनेस बढ़ाते हुए डेवलपमेंट कर सकेंगे। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसी के एग्जाम्पल्स हैं कि बायोडाइवर्सिटी दोबारा से फ्लरिश हो रही है। पर क्या ये इतने ज्यादा खुश होने की बात है? हाँ, ये खुशी का एग्जाम्पल तो जरूर है, बट अभी तक हमने अपने सभी गोल्स पूरे किए नहीं है। इसीलिए अभी हमें ओवरवेल्म्ड नहीं होना है, बल्कि ऐसे एफर्ट करते रहने हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी हमारी फ्लरिश होती रहे। तो कॉन्टेक्ट ये, आफ्टर 30 ईयर्स पिंक लोटस हैव रिटर्न टू वुलर लेक, जो कि सिल्टिंग के द्वारा और इकोलॉजिकल जो हमने नुकसान पहुंचाया था उसके द्वारा गायब हो गए थे, वे अब रिटर्न हुए हैं डी सिल्टिंग के कारण और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के कारण। देयर प्रेजेंस सिग्नल करती है कि इंप्रूव हुई है वाटर क्वालिटी और लेक की डेप्थ यानी गहराई। की फैक्ट क्या है, की फैक्ट ये है कि ये एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि फेड होती है झेलम नदी के द्वारा। ये पार्ट है झेलम वुलर ड्रेनेज बेसिन का। कोजेज क्या थे इसके डिग्रेडेशन के, न्यूट्रिएंट पोल्यूशन था, जो कि हम NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम जो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं वे। हैवी सिल्टेशन था, स्पेशली आफ्टर 2014 की जो फ्लड आई थी उसके बाद। एग्रीकल्चर का एनक्रोचमेंट एरिया था जिसके कारण लेक ने अपना 28% एरिया खो दिया था। डिक्लाइन हुआ था एक्वेटिक फोना के अंदर 17%, और डिसअपीयरेंस थी लोटस की पोस्ट 1992 झेलम फ्लड के कारण। अब दोबारा से जब ये रिवाइव हुआ है तो इसकी इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस क्या है? पहली बात, ये बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। हैबिटेट है 213 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वाटर बर्ड स्पीसीज का। की साइट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से क्या मतलब, पक्षियां यार देशों की ना सीमाएं नहीं मानती हैं, वे तो अपने नेचर के अनुसार एक दूसरे से दूसरे देश के अंदर फ्लाई करते हैं अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो सेंट्रल एशिया जो फ्लाई वे बना हुआ है वाटर बर्ड्स का,
उनका पार्ट है, की साइट है, बीच में यहाँ आकर रुकते हैं। दूसरा, यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, कौन कौन सी, गीज, डक्स, क्रेन्स एंड सोर बर्ड्स। नेचुरल जो फ्लड बेसिन है, ये एक्ट एज स्पॉन्ज, स्पॉन्ज की तरह काम करता है और कंट्रोल करता है फ्लड्स को, इसलिए नेचुरल फ्लड का बेसिन भी बनता है। अब इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? लोटम स्टैम्प्स, वाटर चेस्टनट्स और फिशिंग और वेट फूड, ये सभी यहाँ का इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और अर्निंग का मीडियम बनते हैं वहां के लोगों के लिए। सपोर्ट करते हैं लगभग 12,000 से ज्यादा हाउस होल्ड को, जो कि 31 विलेज, जो वूलर लेक के आसपास जो विलेजेस है उनके अंदर फैले हुए हैं। कल्चरल वैल्यू क्या है? ये कश्मीरी क्यूजिन का पार्ट है। क्यूजिन का पार्ट मतलब क्या है? ये जो नद्रू होता है, लोडर की जो स्टेम होती है लोटस की, वो असेंशियल है इनके फेस्टिवल्स मनाने के लिए और शादियों के लिए। फ्लोकलोर्स के अंदर भी, यानी जो मेंशन हुआ है कश्मीरी लेजेंड्स के अंदर, फोल्क्स वगैरह के अंदर, वे भी इन्वॉल्व करती है इस चीज को डिवाइन के साथ और रॉयल स्टोरीज के साथ, इन सब लोटस को लिंक करती जाती है। तो कंजर्वेशन और रिवाइवल कैसे हुआ? जो दो पोस्ट 2014 की जो फ्लड आई थी, तो उसका डिसिल्टिंग किया गया, रिस्टोर किया गया दोबारा से वाटर जोन को, और रामसर साइट इसको घोषित किया गया 1990 से। इस तरह हमारे छोटा सा प्यारा सा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला आता है हमारे हेल्थ सिस्टम के कंसर्न के ऊपर। देखो इंडिया का, मैंने आपसे पहले भी कुछ क्लासों में पहले भी कहा था कि किसी दिन आपको इंडिया के हेल्थ सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो अब आज समझिए इंडिया के अंदर क्या है। तो इंडिया के अंदर जो प्राइमरी है ना, मान लीजिए हम हेल्थ को ना 4 सेक्टर्स के अंदर बांट देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड या टर्सरी और फोर्थ जो हायर लेवल के। तो थर्ड एंड फोर्थ है, ये स्पेशलाइज हेल्थ है। हायर लेवल की कह सकते हैं। हायर लेवल से मतलब क्या है? स्टेम सेल से रिलेटेड चीजें होगी, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गई, ब्रेन ट्यूमर वगैरह हो गया, और वो जो क्या कहते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया, या फिर जो हाई लेवल की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है ना, जो वर्ल्ड के एट पार है, इंडिया का स्टेटस बनाती है, जिसके अंदर मेडिकल टूरिज्म भी इन्वॉल्व होता है। तो वे टेक्नोलॉजी जो हाई लेवल की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, जिनका जो यूज ही सोफिस्टिकेटेड कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए डिजीजेज को कंट्रोल किया जाता है। जैसे हाई लेवल की जो टेक्नोलॉजी किन चीजों के अंदर यूज होगी? ब्रोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर होगी, ब्रेन के अंदर, ब्रेन सर्जरी वगैरह के अंदर जो होगी, जो सोफिस्टिकेटेड सर्जरीज होती है, वे थर्ड एंड फोर्थ लेवल के अंदर आती है। तो स्पेशलाइज्ड सर्जरी वगैरह होती है, इनके अंदर तो इंडिया का हेल्थ केयर जो सिस्टम है, वे वर्ल्ड के साथ एट पार है। यानी वर्ल्ड की जो बेहतर से बेहतर सर्विसेज है ना, वे इंडिया के अंदर इस सेक्टर के अंदर मिलती है। पर इंडिया में कंसर्न क्या है? इंडिया में कंसर्न है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का। कहने का मतलब क्या है? इंडिया का जो प्राइमरी लेवल का जो हेल्थ केयर सेक्टर है ना, वे डल है। उसके बाद अगर प्राइमरी लेवल पर इलाज नहीं हो पाता है, तो फिर सेकेंडरी लेवल के अंदर डॉक्टर रिकमेंड करता है, वहां भेजा जाता है, और सेकेंडरी लेवल का भी डल है। ये दो मेन कंसर्न है इंडिया के, प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल के अंदर जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है, जो वे वीक है, उस वीक को एड्रेस करके उसे स्ट्रोंग बना देना। अगर ये स्ट्रोंग हो जाता है, तब हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर होगा, वे वर्ल्ड के एट पार हो जाएगा चारों लेवल के ऊपर। और ये स्ट्रोंग कैसे होगा? स्ट्रोंग होगा दोनों के तरीके, दोनों के हेल्प से। दोनों कौन से? एक तो सिटीजन के और दूसरे गवर्नमेंट के। सिटीजन से दबाव बनाए गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट कार्य करे। सिटीजन्स को जरूरत है कि वे प्रेशर ग्रुप्स की हेल्प से अवेयरनेस बढ़ाते हुए, अपनी एजुकेशन बढ़ाते हुए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए और प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम को और ज्यादा डेवलप कराए। अब क्या ये ऐसे डेवलप हो जाएगा? नहीं, ऐसे तो नहीं डेवलप होगा। 140 करोड़ की आबादी है। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर का मतलब ये है कि हर मोहल्ले के अंदर कोई न बहुत अच्छा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सेंटर हो, जिसके अंदर बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं मिले, और वे सुविधाएं ऐसी हो जिसके कारण डिजीज कंट्रोल तो हो, डिजीज में रेमेडी तो हो, प्रॉब्लम आने के बाद प्रिवेंशन भी हो। तो प्रिवेंशन यानी प्रिवेंटिव चीजें अपनाने के लिए जरूरी है प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ के ऊपर केयर के ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर यहाँ देखो, भारत की तो ऑलमोस्ट 80% जो भी डिजीजेज भारत के अंदर फैलती है, तो वो भारत को घातक नुकसान पहुंचा कर जाती है, वे वही डिजीजेज होते हैं, तो प्रिवेंट की जा सकती है। प्रिवेंट कैसे की जाती है? जा सकती है अवेयरनेस बढ़ाकर। अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है यार? अवेयरनेस जब बढ़ाई जाएगी जब समाज के अंदर इंटरेक्शन गवर्नमेंट और सिटीजन का काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और वे सब इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए हमें कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशंस की जरूरत पड़ेगी।
और वे एसोसिएशन बनाने के लिए दोबारा हमें कुछ क्वालिटीज की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे बिहेवियर के अंदर, हमारे एटीट्यूड के अंदर होनी चाहिए। और फिर ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए लिंक होती है हमारे एथिक्स के साथ। इसीलिए चारों पेपर के अंदर लास्ट में एथिक्स दिया हुआ है जो इन सभी की बेस बनाता है। तो ये सभी चीजें हमें करने की जरूरत है। क्यों? अगर हम इसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करने लग जाए तो क्या हमारे पास इतने पैसे है? यार देखो, जो 80% डिजीज होती है, फिर उनके कंट्रोल के लिए, उनकी रेमेडीज के लिए जितना हम जीडीपी के ऊपर खर्च करते हैं ना, अगर उसका आधा यहाँ खर्च ना होकर यहाँ इनमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यानी हम अभी जो उनके ऊपर नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे, उसके कारण जो डिजीज हमारी बढ़ रही है, उसके कारण ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं बजाय इन्वेस्टमेंट के। पर अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि हम जो बीमार हो रहे हैं लोग उनका एकदम से ध्यान छोड़कर इन्वेस्ट करने लग जाए। तो हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में हमें इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि जो 80% बीमारी हो रही है हम उनका बजट कट नहीं कर सकते। उनका तो बजट चलता रहेगा, हमें अलग से फंडिंग लेकर आनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट करना होगा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, जो जो हेल्थ केयर का जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का हेल्थ केयर है उसके अंदर। जब हम वहां पर कर देंगे, फिर जो थर्ड और फोर्थ लेवल का है उसे तो सपोर्ट मिलेगा ही, प्रिवेंटिव भी होगी, अवेयरनेस भी होगी, और जो रियल डिजीजेज है ना वे पहले ही हम एड्रेस कर पाएंगे। पहले एड्रेस करने का मतलब हम उन्हें पहले पहचान पाएंगे, और पहले ही पहचान पाएंगे तो वैसी रेयर डिजीजेज का अगर कोई क्योर है तो वे ढूंढ पाएंगे, अगर क्योर नहीं है तब भी ऐसी केयर दे पाएंगे जिससे कि वे वर्स्ट सिचुएशन के अंदर ना बदले। अब हमें जो रेयर डिजीज है उसके बारे में पढ़ना है। चलिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि लगभग 10,000 रेयर डिजीज आइडेंटिफाइड की गई है ग्लोबल लेवल पर। उनमें से 80% जेनेटिक है। अवेयरनेस एंड अर्ली डायग्नोसिस हैव बिकम क्रिटिकल बन जाता है इनके अंदर, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्रीज में जहां पर सोशल प्रैक्टिस लाइक एंडोगेमी एग्जिस्ट करती है। ये इंटेंसिफाई कर सकती है इस प्रॉब्लम को। और इंडिया अलोन एस्टिमेट है टू हैव ए 90 मिलियन पीपल अफेक्टेड बाय रेयर डिजीज। इंडिया के अंदर अकेले ही 90 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो रेयर डिजीज से इफेक्टेड है। अब यार इतना बड़ा नंबर इंडिया के अंदर आया कैसे? तो यार देखो, ये तो कोज लिख रखा है ना, एंडोगेमी, ये है कोज असली। क्योंकि जो ये रेयर डिजीजेज है उनमें से जो 80% है वे जेनेटिक है। जेनेटिक का क्या मतलब है? यानी माता पिता से बच्चे के अंदर जाएगी, और माता पिता से बच्चे के अंदर जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एंडोगेमी के कारण ये सब चीजें हो रही है जेनेटिकली? मेरे कहने का मतलब ये है, आप सभी को पता है ये होता है हमारा डीएनए। डीएनए की संरचना, डीएनए के अंदर हजारों लाखों जीन्स होते हैं। उन जीन्स के अंदर क्या होता है, अगर उस जीन को अपना पेयर मिल गया, दूसरा पेयर मिल गया, तो वे जीन एक्सप्रेस हो जाएगा। एक्सप्रेस हो गया, फिर भी शरीर के अंदर कुछ चेंजेस करेगा, और वे चेंजेस इस डिजीजेज के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ये जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ तो ये बिना एक्सप्रेस हुए अनएक्सप्रेस रह जाएगा, और ऐसा कोई चेंजेस नहीं होगा, और चेंजेस नहीं होगा तो फिर जेनेटिकली म्यूटेशन वगैरह नहीं होगा और डिजीज नहीं होगी। अब इस पेयर को मिलने से कैसे बचाया जाए? तो जरूरी है कि एक दूसरे से बहुत दूर शादी की जाए। कहने का क्या मतलब है? यानी आसपास के जितने भी रिलेशन है ना, उन रिलेशन के अंदर शादी ना। अब एंडोगेमी क्या होता है? एंडोगेमी का मतलब होता है शादी की वे प्रैक्टिस जो किसी स्पेसिफिक सोशल, कल्चर और ट्राइबल ग्रुप के अंदर होती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह, मुस्लिम्स देख लीजिए अपने कजिन से शादी कर लेते हैं, या ज्यूज देख लीजिए, ये इनमें क्या है, बहुत ही क्लोज मैरिज होती है, बहुत ही ज्यादा क्लोज मैरिज। ब्रिटेन के अंदर थोड़े दिन पहले ही स्टडी आई थी कि ब्रिटेन के अंदर जितने भी जो बच्चे जेनेटिकली डिजीजेज से ग्रस्त हैं उनमें से ऑलमोस्ट 50% पाकिस्तानीज हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, पाकिस्तानी क्योंकि अपने क्लोज कजिन से शादी करते हैं, जब कजिन से वे अपने शादी करेंगे तो होगा क्या, दोनों के जो जीन्स होते हैं वे ऑलमोस्ट सेम हो गए। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है हम अपने भाई बहनों से 99.999% सेम होते हैं जेनेटिक मेकअप में। अगर दो सिबलिंग्स है वे इतने ज्यादा सेम होते हैं, अगर दो कजिन्स हैं तो वे 99.99% सेम होते हैं। अगर क्लोज रिलेटिव या कोई फैमिली का जो रिलेटिव होता है वे 99.9% सेम होते हैं। और इसके अलावा अगर हम सभी ओवरऑल ह्यूमंस की बात करें तो ऑलमोस्ट हम 98% सभी ह्यूमन सेम होते हैं।
तो इतना जो क्लोज है ये तो सिबलिंग के साथ, अगर सिबलिंग के साथ शादी करते नहीं भी, अगर हम कजिन के साथ भी क्लोज मैरिज कर लेते हैं तब भी 99.99% सेम होते हैं दोनों के जेनेटिक मेकअप। तो इसमें चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो जेनेटिक जीन्स होते हैं उससे उसका पेयर मिल जाएगा। अगर ये पेयर एक दूसरे के साथ मिल गया तो यानी चेंजेस होंगे, म्यूटेशंस वगैरह होगी, वे चेंजेस लाखों में से एक चांस है कि पॉजिटिव चेंज हो, लाखों क्या करोड़ों में से भी एक चांस है। बाकी के जितने भी करोड़ों में से एक हटाने के बाद जो भी नंबर है गया 99,99,999, वे कहता है कि नेगेटिव चेंजेस ही होगा, यानी जो चेंजेस होगा वे आपके लिए अच्छा नहीं होगा, लाभदायक नहीं होगा, वे डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो यही डिजीज में जो कन्वर्ट होने वाला है चीज, ये हो रही है एंडोगेमी के कारण, ये मैरिज के कारण। यही रोकने की जरूरत है इस टाइम पे। अब रोकेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कल्चर आ गया यार। कल्चर कहने लगेंगे कि हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप हो रहा है। क्या धर्म के अंदर ये रियलिटी में हस्तक्षेप है? क्या ये सोसाइटल चेंजेस के लिए नहीं है? इसके फिर हम तर्क यानी हम अपने फैक्ट्स यानी इसके लिए हम अगर हम ये चेंज करें भी तो एविडेंस क्या रखेंगे, यानी हम वो देंगे क्या, कहते क्या उसे, यानी हम उसके पीछे तर्क क्या देंगे कि ये ऐसे करना सही है। तो इसके जो तर्क है वे निकाले जाएंगे एथिक्स से। इसी के लिए एथिक्स का पेपर पढ़ना बड़ा जरूरी है। एथिक्स की जब हम केस स्टडीज करते हैं तो वही तर्क सीखते हैं हम उसके अंदर। जब हम एथिक्स से तर्क उठाकर कर सकते हैं कि हमें इसके अंदर हाइयर आइडेंटिटी और लोअर आइडेंटिटी देखनी होगी, हमें इसके अंदर जो बेंथम का उपयोगितावाद है वे देखना होगा, हमें इसके अंदर मिल्स की स्टेटमेंट, हमें इसके अंदर रोल्स का स्टेटमेंट, ये सारी चीजें देखनी होगी। जब हम एथिकल आइडियाज यूज करेंगे तब इससे इसके ऐसे तर्क बनाए जा सकते हैं जिनकी काट नहीं है। बट वे काम करेगा कौन? वे काम या तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट अपने अलग से तर्क बनाती है, चाहे वे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस और लीगल फैक्ट्स वगैरह हो, या फिर वे आप थ्योरी से उठाए चीजें, या फिर हमारे एथिक्स से उठाए। तो या ये काम सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं या फिर ये काम गवर्नमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी पार्लियामेंट कर सकती है। उन दोनों के हाथ के अंदर ही ये पावर है। हमें क्या पढ़ना है? हमें ये कॉन्टेक्स्ट देखना है कि 80% उनके अंदर जेनेटिक होती है, मैंने बता दिया कैसे कैसे ये डिजीज फैलती है, और इंडिया के अंदर 90 मिलियन पीपल इससे इफेक्टेड है। अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या है? रिसेंट डेवलपमेंट है GENTIG से, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट है जेनेटिक्स और सोसाइटी के लिए। उसने एक जीन डेटाबेस फॉर रेयर डिसऑर्डर्स बनाया है जो अलो करता है सिम्टम्स बेस्ड इनपुट को टू प्रिडिक्ट पोटेंशियल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये एम्पावर्स करता है फैमिलीज को और पेशेंट ग्रुप्स को टू कंसल्ट डॉक्टर्स विद मोर क्लैरिटी। जब डेटा होगा तो क्लैरिटी भी आएगी। वर्क बाय MDCRC कोयम्बटूर तमिलनाडु, ये टारगेट करता है DMD, ए फेटल एक्स लिंक डिसऑर्डर अफेक्टिंग मेल चिल्ड्रन। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि जो ये मेल चिल्ड्रन ज्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर से क्यों इफेक्ट होते हैं। अगर आप देखेंगे एक कपल जिसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसका जो मेल बच्चा है, चाइल्ड है, वे तो इफेक्ट हो जाएगा, और उसकी जो फीमेल चाइल्ड है वे उससे इफेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्यों? इसके पीछे रीजन है जीन्स का। मेल्स के अंदर जीन होगा XY और फीमेल के अंदर होगा XX। एक्चुअली जो जेनेटिक जो म्यूटेशन वगैरह चेंजेस वगैरह होते हैं वे होते हैं X जीन के ऊपर, और मेल के पास सिर्फ ये एक ही एक्स है। तो उसे इस एक्स को यूज में लेना पड़ेगा। जब उसे यूज में लेगा तो मेल के अंदर वे चेंजेस होंगे और फिर जेनेटिकली म्यूटेशन व जो डिजीज आएगी वे मेल के अंदर एक्सप्रेस हो जाएगी। बट फीमेल के अंदर होते दो है, अगर एक मिला है माता से, एक मिला है पिता से। अगर माता के एक्स के अंदर कोई डिजीज है भी तो उसे यूज ना करके फीमेल कर देगी पिता वाले एक्स को यूज, जिसके कारण जो वे डिजीज है फीमेल के अंदर एक्सप्रेस नहीं होगी। इसलिए मेल के अंदर तो एक्सप्रेस हो सकती है बट फीमेल के नहीं होती है। अब इंडिया और रेयर डिजीज का क्या रिलेशन है भाई? एंडोगेमी, जो मैंने अभी बताया, उसके कारण ये इंक्रीज हो रही है इसकी प्रीवेलेंस फॉर ऑफ हेरिडेटरी म्यूटेशंस विद इन कम्युनिटी। पुअर अवेयरनेस है इसके अमंग डॉक्टर्स एंड लैक ऑफ रजिस्ट्रीज अफेक्ट अर्ली डायग्नोसिस एंड डेटा कलेक्शन, इसके चैलेंजेस है। अब रेयर डिजीज कहते किसे है? तो FDA के अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है उन डिजीजेस को रेयर डिजीज कहेंगे जिनमें 1200 में से ऑलमोस्ट 1% इफेक्ट हो तो उसे रेयर डिजीज कहेंगे। या कह सकते हैं कि 5% से कम रेयर डिजीजेस FDA के द्वारा अप्रूव्ड है ट्रीटमेंट के लिए। ये अलग चीज है, ये ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव्ड है। मैं कह रहा हूं रेयर डिजीज किसे कहेंगे? उसे कहेंगे जिनमें से 1200 में से 1% कोई डिफेक्ट हो रहा हो, यानी रेशो उसका 1:1200 हो।
1200 लोगों में से कोई एक व्यक्ति इफेक्ट होगा तो उस डिजीज को रेयर डिजीज कहेंगे। इसके अलावा जो एफडीए ने है उसने सिर्फ अप्रूव्ड किया है 5% से भी कम रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट को। क्यों? क्योंकि यार ये जो जेनेटिकली जो होती है ये चीजें, वो जेनेटिकली ट्रीटमेंट हमारे पास अभी नहीं है। दोज आर एग्जिस्ट आर अनअफोर्डेबल, और जो एग्जिस्ट भी है वे बहुत ही ज्यादा महंगी है और रेयरली कवर्ड है बाय इंश्योरेंस के द्वारा। इंश्योरेंस कंपनी उन्हें कवर करती नहीं है क्योंकि पता है क्योंकि नुकसान होगा ही। अब हमारी नेशनल पॉलिसी क्या है रेयर डिजीज को रिलेटेड? जो हमारी नेशनल पॉलिसी है प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर राष्ट्रीय निरोग्य निधि फॉर वन टाइम ट्रीटमेंट, जो कि 20 लाख तक का होगा, और ग्रुप की क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट फिजिबिलिटी एंड कॉस्ट। प्रमोशन करती है लोकल रिसर्च को, इंडिजिनियस थेरेपीज को। एथिकल इंटरवेंशन क्या है? जो प्री मैरिटल और जेनेटिक काउंसलिंग है वे दी जानी चाहिए। इससे रिलेटेड प्रिलिम्स के फैक्ट क्या है? वे फैक्ट हैं ए रेयर डिजीज इज वन दैट अफेक्ट्स ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा हाँ, ये थोड़ा है ना 1200 नहीं 2500 है, रेसो है 1:2500, इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। रेसो 1200 ना होके 2500 है। 2500 लोगों में से अगर कोई एक व्यक्ति अफेक्ट हो रहा है तो उसे रेयर डिजीज कहा जाएगा। ओके। ग्लोबल एस्टिमेट क्या है? ऑलमोस्ट 300 मिलियन पीपल सफर करते हैं रेयर डिजीज से, जिनमें से 30% इफेक्टेड होते हैं चिल्ड्रन, जो कि 5 साल की उम्र से भी कम के होते हैं। तो ये कहां पर काम आएगा? ये काम आएगा हमारे सोशल जस्टिस के अंदर। सोशल जस्टिस के अंदर सभी को जस्टिस प्रोवाइड करना है। उसके अंदर वे पर्सन भी होंगे जो डिजीज से ग्रस्त है, तो उनके लिए कौन सी स्कीम्स वगैरह बनाई जाए, कैसे उन्हें डील किया जाए, ये सब देखना होगा। अब है हमारा AI इनेबल्ड रीयूजेबल वाटर फिल्टर। ये क्या है भाई? भाई इसके अंदर क्या है कि एक ऐसा वाटर फिल्टर बनाया गया है जो डे में भी काम कर सकता है और नाइट में भी काम कर सकता है, अलग अलग तरीकों से। डे के अंदर डे के तरीके से, नाइट के अंदर एक अल्ट्रासाउंड के तरीके से। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि कॉन्टेक्स्ट है इसका साइंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIT धारवाड़ है और IIT खड़गपुर है। इन्होंने डेवलप किया एक लो कॉस्ट रीयूजेबल वाटर फिल्टर कैपेबल ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक डाइज। जो डाइज होते हैं लाइक कोंगो रेड और मिथिलिन ब्लू, इन टॉक्सिक होते हैं, ये हमारे शरीर घातक नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि पोल्यूटेड वाटर से हमारे शरीर के अंदर आ सकती है। उन्हें लो कॉस्ट के दौर में ही उस पानी को फिल्टर करने की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। इसके फीचर्स क्या है? तो इसमें मटेरियल यूज होगा वे होगा 3D प्रिंटेड पॉलीएटिक एसिड की सीड्स, जो कि बायोडिग्रेडेबल होगी। इन्हें मॉडिफाइड किया जाएगा सोडियम के हाइड्रोक्साइड के साथ, ताकि इन्हें बनाया जा सके हाइड्रोफिलिक। कोटेड की जाएगी बी स्मूथ फिरेट नैनो पार्टिकल से। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि ऐसी एक सीट बनाई गई है जो पॉलीलैक्टिक एसिड से बनी हुई है, जो बायोडिग्रेडेबल है। इसका वर्किंग का मैकेनिज्म क्या होगा? देखो, जब विजिबल लाइट होगी ना, तब तो ये एक्ट करेगी ऐसे फोटो कैटलिस्ट जेनेटिक रिएक्टिव रेडिकल्स की तरह। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है उन डाइज को डिग्रेड करने के लिए लाइट यानी विजिबल लाइट की उपस्थिति के अंदर ये एक फोटो कैटलिस्ट, यानी फोटो कैटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा उत्प्रेरक जो रोशनी में कार्य करता हो, कार्य करते हुए उस रिएक्टिव रेडिकल्स उन रिएक्टिव रेडिकल्स कुछ जनरेट करेगी। कहने का क्या मतलब है? जब विजिबल लाइट अवेलेबल होगी, उस विजिबल लाइट अवेलेबल होने के टाइम ये जो सीड्स है ये फंक्शन करेगी एज ए फोटो कैटलिस्ट। फोटो कैटलिस्ट जब ये फंक्शन करेगी तो ये जनरेट करेगी रिएक्टिव रेडिकल्स। जो ये रेडिकल्स जो जनरेट होंगे ये डिग्रेड करेंगे फिर डाइज को, जो डाइज वगैरह है उन्हें डिग्रेड करेंगे। और जब विजिबल लाइट होगी तब क्या करेंगे? फिर ये अल्ट्रासाउंड का यूज किया गया। अल्ट्रासाउंड की जो वाइब्रेशन है उनका यूज किया जाएगा। उससे क्या होगा? उससे एक साइको पाइजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी। जब ये पाइजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपने आप ही डिग्रेड कर देगी उस डार्क, यानी ये डिग्रेड कर देगी उन डाइज को। यानी विजिबल लाइट के अंदर ये एज अ फोटो कैटलिस्ट काम करेगा, और जब विजिबल लाइट नहीं होगी तब ये अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन का यूज करेगा। उस वाइब्रेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वेव फील्ड डिग्रेड कर देगी फिर डाइज को। इसलिए ये वर्क करता है दिन और रात दोनों। एफिशिएंसी क्या है? ये लगभग 99% तक रिमूव कर देगा, और बाद में जब इसका रिसाइकल 5 साइकिल तक इसे यूज किया जा सकता है।
जब पास साइकिल बार 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 यूज करेंगे तो अगले चरण के अंदर मात्र 3% ही एफिशिएंसी के अंदर लॉस होगा। यानी पहले के अंदर अगर 98% तक यूज किया जा रहा है तो अगले के अंदर सिर्फ 95% तक ही एफिशिएंसी जाएगी। 3% का लॉस होगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा बार बार रिसाइकिल के अंदर। फिर अगले के अंदर 92, अगले के अंदर 89, फिर अगले के अंदर 86, ऐसे ऐसे रोल किया इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो यूज किया गया इसके अंदर मशीन लर्निंग टूल्स कौन कौन से, जैसे रैंडम फॉरेस्ट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि प्रिडिक्ट कर देता है डाई डिग्रेडेशन को और एफिशिएंसी यूज कर लेता है वेरियस कंडीशंस के अंदर। इनपुट पैरामीटर क्या है इसके, डाइज कंसेंट्रेशन, कैटलिस्ट अमाउंट, लाइट इंटेंसिटी, अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी, इन सभी चीजों का इसके अंदर यूज किया गया है और एआई से वैलिडेशन दी गई है। आपको इस तरह गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा ये टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे काम करती है। ओके, अब इसके एप्लीकेशन क्या है, इसे यूज किया जा सकता है इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर। पोटेंशियल है इसका कि टीग्रेशन इनटू जल निगम के अंदर इसे लगाया जा सकता है। नमामि गंगे के अंदर जो प्रोग्राम ने चला रखा है, रिवर क्लिनिक का, उसके अंदर यूज किया जा सकता है। यमुना की सफाई का जो प्रोग्राम चल रखा है उसके अंदर यूज किया जा सकता है। क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कामदायक होगी, अफ्रीका के लिए यूजफुल होगी। इको फ्रेंडली है तो ये पोल्यूशन नहीं करेगी, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकेगी। फैक्ट क्या है भाई, कॉन्गो रेड और मिथाइल जो ब्लू होते हैं ये सिंथेटिक डाइज होती है जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज होती है। कहने का मतलब क्या है, जब हम कपड़ा बनाते हैं तो कपड़े को रंगने के लिए जो रंगाई का यूज करते हैं ना, वे रंगाई, वही रंगाई, उसे इंग्लिश में डाइज कहते हैं, डाई। वही डाई होती है सिंथेटिक जो कॉन्गो रेड और मिथाइल ब्लू होती है। कैन कोज स्किन और गैस्ट्रोइंटेस्टियल, कहने का क्या मतलब है, ये स्किन से रिलेटेड और गैस्ट्रोइंटेस्टियल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हमारी इंटेस्टाइन होती है, आंतें होती है, उनसे रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, गैस्ट्रो यानी पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये खड़ी कर सकती है। फोटो कैटलिस्ट के क्या भूमिका इसके अंदर, जहां पर लाइट अवेलेबल होगी वे ये एक्टिव करेगा, ये रोल को फुलफिल करेगा एज ए कैटलिस्ट और पोल्यूशन को डिग्रेड करेगा। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या होता है, प्रॉपर्टी है ये एक वेयर सर्टेन मटेरियल्स यूज किए जाते हैं क्या जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, किसके ऊपर, मैकेनिकल स्ट्रेस पे। मैकेनिकल स्ट्रेस कैसे किया जाएगा, वाइब्रेशन के थ्रू। पॉलीलैक्टिक एसिड है ये क्या भाई, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है एक, जिसके द्वारा जो इसी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से ये सीट्स बनी हुई है। इस सीट्स का ही नाम है पॉलीलैक्टिक एसिड, यानी पॉलीलैक्टिक एसिड से जो ये सीट बनी है ये बायोडिग्रेडेबल है। ये बायोडिग्रेडेबल की क्वालिटी हमें इस एसिड से मिली है। ये ड्राई होता है, कहां से निकलता है, कॉर्न स्टार्च से निकलता है और शुगर केन से निकलता है। अब नमामि गंगे प्रोग्राम क्या भाई, ये फ्लैगशिप रिवर रिजनरेशन प्रोग्राम है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। ये फोकस करता है पोल्यूशन अबेटमेंट और एफोरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और अर्बन सैनिटेशन को। अब अगला आता है हमारा टॉपिक, नेशनल वर्कशिप ऑफ जैन मैन्युस्क्रिप्चुअलोजी। ये कहने का क्या मतलब है, इसके अंदर सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है हमारे कल्चर की इंपोर्टेंस क्या है। मैंने आपको 1000 बार बता रखा है, जितने भी सेशन होते हैं हर दूसरे दिन हमारे कल्चर की इंपोर्टेंस आ जाती है, तो उन कल्चर को रिवाइव करते रहना, उन कल्चर को सेफ गार्ड करना, उनका फिर रिस्टोरेशन करना, उनका कंजर्वेशन करना क्यों इंपोर्टेंट होता है वे हमने बता रखा है। आपको ये चीज याद रहे, उसी से रिलेटेड आज का ये टॉपिक भी है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा अंडर द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के द्वारा एक वर्क फोर्स जो फोकस करती है प्रिजर्विंग जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड प्रमोट करती है इंडिक नॉलेज सिस्टम की। हाईलाइट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके जो फोकस एरिया होंगे वे होंगे प्रिजर्वेशन करना और स्टडी करना किनकी, जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स की, और सेलिब्रेशन ऑफ जैन इंटेलेक्चुअल लॉजिकल फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, एम्पावर करना थ्रू माइनॉरिटी कल्चरल और हेरिटेज प्रमोशन के द्वारा। अब जैन मैन्युस्क्रिप्चुअलोजी ये है क्या, तो स्टडी है ऑफ एंशियंट टेक्स्ट की जो रिटर्न है पाम लीफ के ऊपर, ताड़ के पत्तों के ऊपर और हैंडमेड पेपर के ऊपर, हाथ से बने हुए कागज के ऊपर। इसमें भाषाएं कौन कौन सी यूज हुई है, वही सभी प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी, जिसमें प्राकृत आई, फिर संस्कृत, अपभ्रंश, गुजराती। कवर करती है फिलोसॉफिकल डायमेंशन, कॉस्मोलॉजिकल डायमेंशन, लॉजिकल डायमेंशन और मैथमेटिकल डायमेंशन। जैनिज्म के अंदर एक ट्रेडिशन ऑफ केयरफुली स्पिरिचुअल प्रिजर्वेशन, जो उनके जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उन्हें केयरफुली प्रिजर्व करने की, प्रिजर्वेशन की जो ट्रेडिशन है उसके बारे में पता चलता है।
जैन्स इंडिया के अंदर एज ए माइनॉरिटी है, इन्हें माइनॉरिटी डिक्लेयर कब किया गया था, दो सिक्स माइनॉरिटी के रूप में डिक्लेयर किया गया था 2014 के अंदर। एक्ट कौन सा यूज हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 इसके अंदर यूज हुआ था। अब प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम क्या है, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। इसका फोकस होता है एजुकेशन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, स्किल डेवलपमेंट के अंदर और हेरिटेज के अंदर, जिसका यूज इस टॉपिक में किया गया है, और लैंग्वेज के प्रिजर्वेशन के कारण टारगेट करता है माइनॉरिटी कंसर्न कंसंट्रेटेड एरिया। तो अभी माइनॉरिटी को क्यों टारगेट करता है, माइनॉरिटी को इसलिए टारगेट करता है क्योंकि मेजोरिटी का जो कल्चर होता है वे हमेशा डोमिनेट करता है। मेजोरिटी का कल्चर जो डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट कल्चर का कहीं गलती से माइनॉरिटी के कल्चर को एक्सटिंक्ट ना कर दे, इसलिए यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भारत में कौन कौन सी माइनॉरिटी है भाई, 6 माइनॉरिटी है। कौन कौन, मुस्लिम्स हैं, देन क्रिश्चियंस, देन सिख्स, देन बुद्धिस्ट, देन पारसी, देन जैन्स। फाइन। अगला टॉपिक है, अगला क्यूट सा टॉपिक है मलेरिया की वैक्सीन। भैया मलेरिया की वैक्सीन बनाने के लिए कोलैबोरेशन करने के लिए कहा गया है। क्या मतलब भाई, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इनवाइट किया है एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर एंड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू मलेरिया वैक्सीन एड फैल्सीवैक्स टारगेटिंग प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम। किसके द्वारा किया गया, कैसे किया गया, ये सब अभी देख रहे हैं। की फीचर्स के इसके वैक्सीन की जो टाइप है, ये ट्रीकॉम्बिनेंट चिमेरिक मल्टी स्टेट वैक्सीन है। डिजाइन की गई है टू एक्ट एट मल्टीपल स्टेजेस ऑफ मलेरिया पैरासाइट लाइफ साइकिल। टारगेट करती है ये पैरासाइट का जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरियम होता है, इसे द डेडलीस्ट मलेरिया कोजिंग स्पीसीज, जो सबसे घातक स्पीसीज है उसे, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम। सपोर्ट है आईसीएमआर के द्वारा to provide scientific and technical support, research and development, data analysis and outcome assessment। WHO ने अप्रूव किया हुआ है क्या, फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन को। कौन सी, जो ये हमें ऊपर डिस्कस किए हुए। दूसरी जो मलेरिया वैक्सीन है वे कौन सी है, वे ये R21 मैट्रिक्स एम। भारत के अंदर मलेरिया की क्या स्थिति है भाई, ये जो होता है ना प्लाज्मोडियम फैल्सिफिकेशन के द्वारा होता है, भारत के अंदर भी यही कोज है। ट्रांसमिट किया जाता है फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। नेशनल फ्रेमवर्क बना रखा हमने मलेरिया के इम्प्लीमेंटेशन एलिमिनेशन के ऊपर, जो भारत अपना गोल सेट करता है 2030 का, कि 2030 तक हम मलेरिया फ्री कर देंगे भारत को। ये पार्ट है हमारे इंडिया के हेल्थ टारगेट का, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के अंदर दिया हुआ है। एक छोटा सा डेवलपमेंट है जो हमें समझना था। आज का हमारा आखिरी टॉपिक है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। देखो आप सभी को अगर उस टाइम तो हम ये करंट अफेयर सेशन नहीं क्या करते थे, पर अगर आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले प्रेसिडेंट के द्वारा जो बिल्स, जो स्टेट्स जो बिल्स पास करते हैं, स्टेट असेंबली जो बिल पास करती है, उसकी टाइम लिमिट, यानी कहने का क्या मतलब है, प्रेसिडेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के अंदर होता है वे होता है गवर्नर। स्टेट्स के जो बिल होते हैं उन्हें एट लास्ट जो इंप्लीमेंट होने के लिए जरूरी होता है कि गवर्नर की असेंट मिले, और जब वे फाइनल बिल से एक्ट बनेंगे। एक्ट बनने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है, असेंट की जरूरत होती है। अब गवर्नर होता है प्रेसिडेंट का, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के अंदर। वो प्रेसिडेंट के ऊपर अक्सर क्या हो जाता है कि हम कह नहीं सकते किसी पोस्ट के अंदर, पर फिर भी जो प्रेसिडेंट होता है वे सेंटर का होता है, सेंटर में लिए प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। तब जब आरोप क्या लगा, आरोप ये लगा है कि सेंटर है वे स्टेट के कार्यों के अंदर दखलंदाजी दे रहा है, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो अब ऐसे में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के जो लॉज है उन्हें असेंट देनी है या नहीं देनी है, दोबारा देनी है, वापिस अगर कर देता है तब दोबारा से स्टेट उसे पास कर देता है। इतने भी जितने भी कंसर्न थे ना, कि पहली बारी में जब स्टेट की असेंबली ने पास करके गवर्नर के पास भेजा है तो कितने दिन के भीतर उसे असेंट देनी होगी या नहीं देनी होगी। अगर गवर्नर उसे आगे प्रेसिडेंट के पास भेजता है तो कितने दिन के अंदर देगा और कितने दिन के अंदर नहीं देगा। अगर गवर्नर उसे लौटा देता है, लौटाने के बाद अगर असेंबली दोबारा पास कर देती है तब क्या होगा, और कितने दिन के अंदर दोबारा असेंट देनी पड़ेगी या नहीं देनी, कैसे, ऐसे रिलेटेड जितने भी कंसर्न थे सभी के लिए टाइम फिक्स कर दिया था। और जब कोर्ट ने टाइम फिक्स कर दिया फिर ये गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग हो गया, गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग हो गया यानी प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा बाद में। अब यही कंसर्न निकल कर आया है, क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से प्रेसिडेंट को बाइंड कर सकती है, टाइम फ्रेम के अंदर डाल सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो एज सुप्रीम है ना, इंडिया का सुप्रीम हेड है, एटलीस्ट हाईएस्ट हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो है ही ना।
तो फिर प्रेसिडेंट ने क्या किया, कुछ रेफरेंसेज यानी सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह मांगी, सलाह, इन्हीं सलाह को कहा जाता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। आपने कुछ केस लॉज पढ़े होंगे जिन केस लॉज के आगे REF लिखा होता है। REF का मतलब होता है रेफरेंस। अब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक काम है कि यानी हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइजरी जुडिडिक्शन देगा आर्टिकल 143 के अंदर, जिसके अंदर अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह लेता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित पांच यानी जो पांच जजेस से बड़ी बेंच होगी या पांच जजेस की होगी, पांच जजेस से बड़ी बेंच होगी, उस बेंच को जब गठित करेगा उसके ऊपर पूरे के पूरे जो भी कंसर्न राष्ट्रपति ने दिखाया उन सभी को आंसर करते हुए राष्ट्रपति को सलाह देगा। अब फिर राष्ट्रपति के ऊपर ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि उन सलाह को माने या ना माने, राष्ट्रपति चाहे तो उन सलाह को ना भी माने, पर देना सुप्रीम को ये सलाह देना जरूर बाइंडिंग, यानी सुप्रीम को ये नहीं कह सकता कि मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर राष्ट्रपति ने मांगी तो सुप्रीम कोर्ट को ये सलाह देनी ही पड़ेगी। तो ऐसे ही सलाह मांगी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम फ्रेम बनाया था हर चीजों का, तो उससे रिलेटेड राष्ट्रपति ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। अब उन क्वेश्चंस को ही वे प्रेसिडेंट से रेफरेंस हमारे जो इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट है। क्या कॉन्टेक्स्ट ये है, कॉन्टेक्स्ट ये सुप्रीम कोर्ट हियर करेगा क्या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को, जो कि आर्टिकल 143 के अंदर दी गई है, क्लैरिटी दी जाएगी उसके अंदर कि क्या जुडिशरी कैन रेगुलेट द टाइमलाइंस और प्रोसीजर्स फॉर द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 रिगार्डिंग स्टेट बिल्स। इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है भाई, आर्टिकल 143 के अंदर एडवाइजरी जुडिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें प्रेसिडेंट में सीक सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड पब्लिक इंपोर्टेंस। प्री कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, तो ट्रीटीज और एग्रीमेंट हो सकते थे उनके ऊपर भी, यानी प्री को जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वाले मुद्दे के ऊपर ये एडवाइस मांगी जाए, प्री कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दे को भी मानी जा सकती है, ट्रीटीज के ऊपर भी, एग्रीमेंट के ऊपर भी मांगी जा सकती है। और ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग, कोई बाइंडिंग नहीं कि प्रधान राष्ट्रपति मानेगा ही। आर्टिकल 200 क्या कहता है, गवर्नेंस का जो रोल है स्टेट बिल के ऊपर भी बताता है, और कि उसे वापस वगैरह कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट के एक्शन को बताता है कि जो रिजर्व कर सकता है बिल्स को। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्ण न्याय करने की, जो कंप्लीट जस्टिस करने की शक्ति है उसे बताता है। और आर्टिकल 145 और क्लोज 3 बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस टू बी डिसाइडेड बाय मिनिमम 5 जज बेंच। जो ये मिनिमम 5 जज बेंच है इसे ही कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो प्रीलिम से रिलेटेड आर्टिकल भी यहाँ पर लिख दिए गए हैं, आप सभी याद कीजिएगा या फिर अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिएगा। अब इशूज रेज क्या हो रहे हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर, तो इशूज हो रहे हैं क्या जुडिशरी टाइमलाइन फिक्स कर सकती है गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के लिए लेजिस्लेटिव मैनर्स के अंदर। दूसरा क्वेश्चन होता है जो डीम्ड एसेंट का जो प्रोविजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस लॉज के अंदर, उसकी लेजिटिमेसी क्या है। कि कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था अगर इतने टाइम के अंदर गवर्नर या प्रेसिडेंट असेंट नहीं देते हैं या लौटाते नहीं है उस बिल को, अपनी जेब के अंदर धरे बैठ जाते हैं, तब जैसे ही वे टाइमलाइन खत्म होगी उसके बाद मान लिया जाएगा अपने आप से ही कि वे बिल के ऊपर प्रेसिडेंट या गवर्नर ने असेंट दे दी है। इसे ही कहा गया था डीम्ड असेंट। डीम का मतलब होता है मान लेना, अपने आप ही मान लिया जाए जैसे ही वे टाइम खत्म हुआ, चाहे फिर ये रिटर्न एसेंट दे या ना दे, मान लिया जाएगा कि इन्हें एसेंट मिल गई है, उसे ही कहते हैं डीम्ड एसेंट। तो क्वेश्चन खड़ा होता है डीम्ड एसेंट के डॉक्ट्रिन का, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूट किया, इंट्रोड्यूस किया है इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, क्या ये पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो है नहीं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन खड़ा होता है। तीसरा है कोर्ट क्या रिव्यू कर सकती है कंटेंट ऑफ बिल्स को बिफोर दे बिकम लॉ। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसके अंदर, कि जब लॉज बना रहे होते हैं उस समय के अंदर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सुप्रीम बॉडी होती है, पार्लियामेंट इंडिया की सुप्रीम बॉडी होती है इस टाइम का। कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी उस टाइम पर इंटरवेंशन नहीं कर सकता। कहने का क्या मतलब है, जब तक लॉज बन ना जाए, अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी बना रहे हैं फिर भी ये क्योंकि सुप्रीम बॉडी है लेजिस्लेचर के हिसाब से, तब पार्लियामेंट उस लॉज को जब तक बना ना दे तब तक किसी और का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। हाँ, बनने के बाद फिर वे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, फिर सुप्रीम कोर्ट इसे नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, बट बनने के बाद, बनते टाइम तो पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। तो यहीं पर ये क्वेश्चन अराइज किया गया, क्या पार्लियामेंट ना क्या सुप्रीम कोर्ट
रिव्यू कर सकती है कंटेंट, बिल के कंटेंट को, जब तक वे रोल बने नहीं है उससे पहले ही। और डज आर्टिकल 142 परमिट सुप्रीम कोर्ट टू ओवरराइड रोल्स ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर? क्या आर्टिकल 142 वो कंप्लीट जस्टिस देने की सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है? क्या भाई यहां तक की पावर भी दे देता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के रोल के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट चली जाए? Validity of two judge bench decisions on the constitutional issues violate article 145(3)। ये कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइमलाइन फिक्स की थी ना, टाइमलाइन फिक्स की थी, वे दो जज के बेंच ने फिक्स की थी। तो ये पूछता है, राष्ट्रपति, हमारा राष्ट्रपति पूछता है सुप्रीम कोर्ट से, सलाह मांगता है, क्या दो जजेस की बेंच जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है, क्योंकि ये कम है 5 जजेस से, इस दो जजेस की बेंच जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है, उसने जो जजमेंट दी है, क्या उसकी वैलिडिटी है? क्योंकि आर्टिकल 145 तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए कहता है। तो कंसर्न क्या है? कंसर्न उठते हैं जुडिशियल ओवररीच के और सेपरेशन ऑफ पावर के, डिलेज के, जो स्टेट लेजिस्लेचर के अगर होते हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं, गवर्नमेंट के इन एक्शंस के लिए और डिलेज के लिए जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को ऐसा निर्णय देना पड़ा, अंडरमाइज करता है हमारे फेडरलिज्म और स्टेट की ऑटोनॉमी को, एम्बिग्यूटी फ्यूज कन्फ्रंटेशन बिटवीन जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। अब सजेशंस क्या है? सजेशंस ये है कि कोडिफिकेशन ऑफ क्लियर टाइलाइम के लिए पूरी ढंग से कोडिफिकेशन की जाए एग्जीक्यूटिव एक्शंस के लिए, ताकि बिल्स के ऊपर कोई भी जो कहते हैं ब्लर ना रहे, कोई भी चीज है ब्लर नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ क्लियर हो, कोडिफिकेशन हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है और जो पार्लियामेंट्री लॉज है उन्हें डिफाइन किया जाना चाहिए, उनके रोल्स जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के हैं वे डिफाइन किए जाने चाहिए अमेंडमेंट्स के थ्रू और पार्लियामेंट्री लॉज के थ्रू। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है उस निर्णय को सपोर्ट करते हुए कुछ अमेंडमेंट और लॉज बनाए जाने चाहिए। रीअफर्म किया जाए दोबारा से हमारा फेडरल बैलेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सुप्रीमेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, और एंश्योर की जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी काम करती रहे और एक्सरसाइज करती रहे हमारी वाइल एक्सरसाइजिंग पावर, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बनी रहे पावर के इस्तेमाल के साथ भी। इस तरह हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।